नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाकुलम्। जी जी भाई साहब। तो की ओर से नहीं आया है बोलने के लिए, तो जी हम जी। चाहेंगे कि 3 से 5 मिनट के बीच में आप अपने अनुभव बताएं, उसके बाद आगे की पढ़ाई शुरू करें। जी भाई साहब जी। सभी को जय जिनेन्द्र। और प्रारंभिक बहुत अच्छा रहा। संबतों के कुछ नाम तो हमें पहली बार सुनने को मिले, और फिर यह भी मतलब सीखने को मिला कि कैसे हम नए संबत निकाल सकते हैं। उसके हमने नोट्स बना लिए हैं जो आप लोगों को हम दे देंगे। और उसके बाद फिर यह भी जानने को मिला हमें अगले चरण में कि राशियां और तिथियां शुभ अशुभ भी हो सकती हैं। तो उससे थोड़ा थोड़ा हमें मुहूर्त का भी ज्ञान, प्रारंभिक ज्ञान प्रारंभ हो गया कि किस दिन हम कुछ कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं मोटे तौर पर। और अभी हमको ये चरण वगैरह के नाम भी याद कर लिए हैं भाई साहब। अब हमको पंचांग में देखना सीखना है भाई साहब कि किस दिन का ये सूर्य उदय हो रहा है, उसका रेखांश अक्षांश क्या है, वो ही पंचांग में देखना नहीं समझ में आया, जो शायद आप आगे हम लोगों को बताएंगे। जी भाई साहब। बहुत अच्छा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 क्लास में, पहली क्लास तो हमारी परिचयात्मक क्लास हुई थी, उसके बाद विधिवत पढ़ाई प्रारंभ हुई है। तो पहली कक्षा में आपने विशेष रूप से हमारे पंचांग में जो संवत वगैरह प्रचलन में है, जिनका उपयोग होता है, उनके बारे में जाना। और कुछ संवत प्रचलन में नहीं है लेकिन हमारे शास्त्रों में वर्णन है, और कभी कभी उनका कहीं कहीं क्षेत्र में प्रचलन भी है, हमारे क्षेत्र में नहीं है। उनके बारे में किस तरह उनकी गणना होती है, ये आप लोगों ने जाना है। और पंकज जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आपने नोट्स बना लिए हैं, और ये बहुत अच्छा गुण है, लक्षण है, आपकी रुचि है। जिनकी रुचि होती है वो आगे बढ़ते हैं। तो आपकी अच्छी अभिरुचि है और आपके ही प्रयासों से ये क्लास प्रारंभ हुई है। इसके पूर्व भी करीब 1 डेढ़ वर्ष से 2 वर्ष से लगभग कुछ लोगों की इच्छा थी कि उन्हें ज्योतिष सीखना है, और हमारे लोकल नगर में दो अभी जुड़े हैं क्लास। तो इन लोगों ने मुझसे बहुत कहा कि आप पढ़ाना शुरू कर दें। तो हमने इनसे ये कहा था कि रुचि वाले 4 व्यक्ति अगर एक साथ हमसे कहें तो हम प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसा योग नहीं बन पाया था पिछले 2 सालों में। और पंकज जी, जब आपने हमसे कहा कि भाई साहब ज्योतिष अगर आप पढ़ा दें तो बहुत अच्छा रहेगा, तो हमने पंकज जी से भी यही बात कही कि आप कुछ लोगों को और जोड़ें तो हम शुरू कर देंगे। और पंकज जी ने प्रयास किया, तो वर्तमान में 80 व्यक्ति भारतीय ज्योतिष ग्रुप में जुड़े हैं, और उनमें से अधिकांश लोग, कुछ लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोगों को क्लास का समय सूट नहीं करता है, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो वे यूट्यूब पर हर क्लास का वीडियो अपलोड हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा लक्षण है कि आप नोट्स बना रहे हैं, आपने जैसा बताया। और उसमें जो आपकी कोई जिज्ञासा रहती है या समझ में नहीं आता है, तो उसका आप समाधान कर लेते हैं। उसके बाद हमने तिथि के बारे में, नक्षत्र के जो पंचांग के जो 5 भाग हैं, उसमें पहला तिथि के शुभ अशुभ का ज्ञान, तिथियों के नाम, उनके स्वामी आदि के बारे में आपको बताया है। और तिथि के बाद नक्षत्र के बारे में जान रहे थे। आज नक्षत्र का शेष ज्ञान हम लोग समझेंगे और वार के बारे में समझेंगे। आपने एक बात कही कि पंचांग देखना, पंचांग में सूर्य का उदय, अस्त, अक्षांश, देशांतर, ये सारी बातें दी रहती हैं। और हमने आपसे चाहा था कि पंचांग सभी लोग अपने पास रखें, मार्केट में उपलब्ध रहते हैं, वहां से आप प्राप्त कर लें। 40-50 रुपया में पंचांग आ जाता है।
तो जिन्होंने रखा है वो उसमें अवलोकन करेंगे, देखेंगे तो उसमें सारी चीजें स्पष्ट लिखी रहती हैं। और उसमें से जो चीज समझ में नहीं आती है हम क्रम क्रम से एक एक चीज आपको बताते जा रहे हैं। जैसे तिथि के बारे में आप अच्छे से समझ लिए हैं, आज नक्षत्र के बारे में और वार के संबंध में आप इस तीसरे भाग में भारतीय ज्योतिष पंचांग ज्ञान भाग 3 के नाम से आज का वीडियो भी डाल दिया जाएगा, तो इसको आप सुन सकेंगे। और बार बार जितने बार आप सुनेंगे उतने बार आपको कुछ नयापन सा लगेगा और बहुत सारी चीजें सुनते सुनते ही याद हो जाती हैं। तो आप लोग अधिकतम सुनने की कोशिश करें, जब भी समय मिले तो आप चालू कर दें। छोटा सा ही रहता है वीडियो, 25-30 मिनट का प्राय रहता है, तो उसको सुना करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र के बारे में हम बात कर रहे थे और नक्षत्र के लिए हमने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि आप ये भूलोक है संपूर्ण, या इसे कहें खगोल मंडल, जैसा भूलोक है वैसा ही खगोल मंडल है। तो इसको क्रांति वृत्त ज्योतिष की भाषा में। तो इस क्रांति वृत्त को समझने के लिए अपनी आप का नोटबुक लिए गोल लें, डायल जैसा, और उस का तरह की इस तरह से आप 12 कर लें। भाग कर लिए, जिस तरह घड़ी के अंक हैं उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से आपने गोले के 12 भाग कर लिए। तो ये 12 भाग, एक एक भाग जो है वह 30 अंश का है। संपूर्ण गोला 360 अंश का होता है, तो एक भाग आपका 30 अंश। अब इसके प्रारंभ से ऊपर, जैसे जहां 12 का अंक लिखा है सबसे ऊपर, तो वहां से मान लो हम शुरू करते हैं। और यहाँ से ये एक समय ऐसा था प्रारंभ में जब सृष्टि का आरंभ हुआ, उस समय से हम बात करें तो सृष्टि का आरंभ ब्रह्म पुराण के अनुसार माना जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। और उस दिन सृष्टि का शुभारंभ हुआ और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सृष्टि आरंभ में सभी नक्षत्र, सभी ग्रह अश्विनी नक्षत्र में थे। मतलब यहाँ जहाँ से शुरुआत हम आपको बता रहे हैं, एक पॉइंट हमने तय कर लिया है अपने समझने के लिए। तो सारे ग्रह यहाँ पर स्थित थे उस समय। सभी 9 ग्रहों की हमारे भारतीय ज्योतिष में और पाश्चात्य ज्योतिष में 3 नवीन ग्रह भी मान्य किए गए हैं। हमारे यहाँ भी अब मान्यता आ रही है, लेकिन प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में चूंकि उनका वर्णन नहीं है, इसलिए बहुत सारे जो ज्योतिषी हैं वो नेपच्यून, प्लूटो, ये जो नए ग्रह खोजे गए हैं इनको अभी नहीं मानते हैं, लेकिन पाश्चात्य ज्योतिष में इनकी मान्यता है। तो ये सभी ग्रह अश्विनी नक्षत्र में युग के आरंभ में स्थित थे और वह दिन रविवार का दिन था, पहला दिन। और उस दिन सूर्योदय, प्रथम बार सूर्य का उदय देखने में आया था। और ये सूर्योदय अभी वर्तमान में जैसे मानते हैं ग्रीनविच, जो अक्षांश ग्लोब में ग्रीनविच बीचों बीच की जो लाइन रहती है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। अभी आप अक्षांश और देशांतर की बात कर रहे थे, इसको हम विस्तार से आपको बताएंगे। अभी आप ये समझ लें कि उसमें बीचों बीच में जो रेखा रहती है वो विषुवत रेखा रहती है। पूर्व में हमारे भारतीय ज्योतिष के अनुसार ये लंका से प्रारंभ होती थी, जो ये ग्रीनविच लाइन अब उसको बोलते हैं विषुवत रेखा, एक्चुअल इसका नाम है। और ग्रीनविच इसको इसलिए बोलते हैं कि अब वर्तमान में जो मान्यता है वह इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से शुभारंभ इसका अभी वर्तमान में माना जाता है, इसलिए इस विषुवत रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ से सृष्टि का शुभारंभ हुआ। अब यहाँ से हम आगे बढ़े और दक्षिणावर्त हम घूमे, माने जैसे घड़ी चलती है तरह से 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे हम बढ़ते जाएं। तो 30 अंश चलने पर एक राशि माने ये मेष राशि पूर्ण हो जाती है, तो वृष राशि में सूर्य आ जाता है, माने सूर्य का भ्रमण हम देख रहे हैं। और ये 30 अंश चलने में ऐसे पूरे 12 राशि पूरा चक्कर लगा लेगा सूर्य,
तो 360 अंश चलेगा। तो ये 360 अंश में ही 12 राशियां हैं और इसी 360 अंश में संपूर्ण क्रांति वृत्त में 27 नक्षत्र स्थित हैं। तो 27 नक्षत्र में हम एक नक्षत्र का मान निकालें तो 360 में 27 का हम भाग दे दें तो एक नक्षत्र का कितने अंश का होता है ये निकल आता है। तो आप भाग दे के देख लें, 360 में आप भाग देंगे 27 का तो देखो 13 बार पूरा भाग जाएगा और एक शेष रहेगा, माने 13 से ही 1/3 जितना ही संख्या आती है। तो ये अंश में संख्या है तो 1/3 अंश को हम कला बना लेंगे। एक अंश में 60 कला होता है, ये हमने आपको बताया था। तो एक अंश के 1/3 भाग है तो 20 कला हो जाएंगे। इस तरह एक नक्षत्र का मान 13 अंश और 20 कला हो जाता है। और इसको संपूर्ण कला में अगर हम विभाजित करें तो 13 अंश के भी हम कला बना लें तो 13 अंश के कला बनाएंगे तो 13 × 60 ऐसे करेंगे। सिंपल सा गणित है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, बहुत क्लिष्ट नहीं है। तो 13 × 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 780। 13 अंश के कला बनाए तो 780 हो गए और 1/3 अंश के कला पे 20। तो संपूर्ण एक नक्षत्र का मान 800 कला हो जाता है। और कला लिखने का तरीका हमने आपको बताया था कि 800 हमने लिखा और 800 के ऊपर एक ऐसी कॉमा जैसी जो लाइन बना दी उसको कला कहते हैं। ऐसी 2 लाइनें बना दें उसे भी कला कहते हैं। और अंश तो आप जानते ही हैं कि शून्य छोटा सा उसके ऊपर रखते हैं, अंक के ऊपर आखिरी में, मतलब जहाँ सम अंक लिखना पूर्ण होगा इकाई की ओर तो उसको अंश कहते हैं। इस तरह से लिखने का ये तरीका है। तो 800 कला के 27 नक्षत्र पूरा इनका हम जोड़ करें या 800 कला में 27 का गुणा करें तो संपूर्ण नक्षत्र का पूरे क्रांतिवृत्त माने 360 अंश के बराबर ये हो जाते हैं। और एक अतिरिक्त नक्षत्र और होता है जिसे अभिजित नक्षत्र कहते हैं। और यह अभिजित नक्षत्र 27 की गिनती में नहीं माना जाता है, पृथक से इसका वर्णन आता है और ये सभी कार्यों में शुभ होता है। अभिजित नक्षत्र के स्वामी ब्रह्मा माने गए हैं और कोई भी कार्य अभिजित नक्षत्र है तो अन्य चीजें देखने की आवश्यकता नहीं रहती है, माने दूसरी चीजें अशुभ भी अगर हैं तो भी अभिजित नक्षत्र के प्रभाव से वह समय शुभ हो जाता है। तो कोई भी कार्य मतलब ये विशेष योग है मुहूर्त का तो अभिजित कर सकते हैं। और इसका कब होता है ये पंचांग में भी लिखा नहीं रहता है, इसलिए आप इसे देखेंगे तो 27 नक्षत्रों के ही नाम मिलेंगे। तो ये नक्षत्र आता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंत में। देखो 27 नक्षत्रों के नाम आप देखें तो इसमें आपको मिलेगा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। 27 नक्षत्रों के नाम में अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, ये 9 नक्षत्र हो गए। इसके बाद मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये 9 हो गए। 9 के भाग हम इसलिए बता रहे हैं कि इससे राशि जब बनाएंगे तो यहाँ पर संधि आएगी 9 के बाद, मतलब यहाँ नक्षत्र भी परिवर्तन होगा और राशि भी परिवर्तन होगी। इस प्रकार का यहाँ 9 के बाद बनेगा। तो 2 ग्रुप हो गए 9 के। तीसरे ग्रुप में मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। तो ये 9, 9, 18, 19, 20, 21 नंबर का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। उसके बाद श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये नक्षत्रों के नाम और इनके चरण आप। तो उत्तराषाढ़ा 21 नंबर पर है। इस उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की अंत की 15 घड़ी प्राय सभी नक्षत्र सामान्य रूप से 60 घड़ी के होते हैं। 60 घड़ी से मतलब एक दिन रात।
ये आपको हमने पहले बताया है 24 घंटे। तो प्रायः सभी नक्षत्र 60 घड़ी के होते हैं। इनमें सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार 60 घड़ी से कुछ कम और अधिक का होना भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है कि सूर्य और चंद्र की गति सदा एक सी नहीं रहती है। इसमें पंचांग में सूर्य की दैनिक गति दी रहती है, माने एक दिन में सूर्य हर दिन की अलग अलग कुछ थोड़ा सा अंतर लिए हुए रहती है। तो इसमें आप देखेंगे सूर्य की दैनिक गति इस नाम से आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप हमें बताइए, तो हम आपको समझा देंगे। तो सूर्य की दैनिक गति और चंद्रमा की दैनिक गति। चंद्रमा तेजी से चलता है, माने ये पूरा जो क्रांति वृत्त है, एक चक्र है पूरा 360 अंश का। ये चंद्रमा 27-28 दिन में पूरा 360 अंश चल लेता है, और सूर्य को चलने में पूरा 1 वर्ष लग जाता है। अब आप समझिए कितना अंतर है। तो सूर्य से चंद्रमा आगे जाता है, तो जब 13 अंश 20 कला आगे चंद्रमा निकल जाता है सूर्य के, तो एक नक्षत्र पूरा हो जाता है, माने अश्विनी नक्षत्र पूरा हो गया। इसके बाद पुनः 13 अंश 20 कला, या कला में कहें तो 800 कला आगे और आगे बढ़ जाता है, तो दूसरा नक्षत्र पूरा हो जाता है। तो जिस समय ये 800 कला पूरे होते हैं, उसी समय नक्षत्र परिवर्तन होता है। और ये किस समय परिवर्तन हो रहा है, ये पंचांग में लिखा रहता है। कितने घटी पल या घंटा मिनट, दोनों में अलग अलग पंचांगों में अलग अलग व्यवस्था मिलेगी। कहीं घटी पल लिखा होगा, कहीं घंटा मिनट लिखा होगा। तो उनका परिवर्तन हमने आपको बताया है पूर्व कक्षा में कि किस प्रकार से आप परिवर्तन कर लेंगे। इस तरह से सूर्य से पूरे 360 अंश आगे जब चंद्रमा निकल जाता है, पुनः सूर्य की राशि अंश और चंद्रमा की राशि अंश समान हो जाते हैं, तो वहां से फिर चंद्रमा आगे बढ़ना शुरू कर देता है, तो वहां से फिर अश्विनी नक्षत्र पुनः प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से नक्षत्र के प्रारंभ होने का और पूर्ण होने का निर्धारण सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार होता है। तो कभी कम कभी थोड़ा ज्यादा ऐसे अंतर थोड़ा सा आ जाता है। सामान्य रूप से 60 घड़ी का एक नक्षत्र होता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं अभिजित नक्षत्र की। तो श्रवण नक्षत्र की अंत की 15 घड़ी, और श्रवण के बाद नक्षत्र आता है क्रम में, सॉरी श्रवण नहीं, उत्तराषाढ़, उत्तराषाढ़ की अंत की 15 घड़ी और श्रवण की प्रारंभ की 4 घड़ी। इस तरह से 19 घड़ी का अभिजित नक्षत्र होता है। बहुत कम समय का ही होता है, तो वो विशेष रूप से शुभ फलदायी माना गया है। इस तरह से ये 27 नक्षत्र हैं, और इनके स्वामी की हम बात करें, अश्विनी के अश्विनी कुमार, भरणी के काल, कृत्तिका के स्वामी अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा, मृगशिरा के चंद्रमा, आर्द्रा के रुद्र, पुनर्वसु के अदिति, पुष्य नक्षत्र के बृहस्पति। ये पुष्य नक्षत्र की भी विशेष बात है, बृहस्पति स्वामी है पुष्य नक्षत्र के, और पुष्य नक्षत्र या सभी कार्यों में शुभ माना जाता है। केवल एक कार्य में अशुभ माना गया है पुष्य नक्षत्र, जिसे विशेष रूप से आप नोट कर लें। विवाह जब होता है, विवाह में फेरे का मुहूर्त निकालते हैं प्राय ज्योतिषी, आप लोग भी निकालेंगे, आसानी से निकाल लेंगे, तो उसमें पुष्य नक्षत्र वर्जित है। बाकी अन्य नक्षत्रों में विवाह करें, लेकिन पुष्य नक्षत्र में कभी नहीं किया जाता। और शेष सारे कार्यों में पुष्य नक्षत्र अच्छा माना जाता है, कोई भी कार्य में अशुभ नहीं माना जाता है। केवल विवाह के कार्य में महावर फेरे जब होते हैं उसमें शुभ नहीं माना जाता है। उसका विशेष कारण है, वो हम आपको समय आने पर बता देंगे। तो पुष्य के बृहस्पति, आश्लेषा के सर्प, मघा के पितर, पूर्वा फाल्गुनी के भग, उत्तरा फाल्गुनी अरेमा, हस्त के सूर्य, चित्रा के विश्वकर्मा, स्वाति के पवन, विशाखा के शुक्राग्नि, अनुराधा के मित्र, ज्येष्ठा के इंद्र, मूल नक्षत्र के नैऋति, पूर्वाषाढ़ा के जल, उत्तराषाढ़ा के विश्वदेव, श्रवण नक्षत्र के स्वामी विष्णु, घनिष्ठा नक्षत्र के वसु, शतविषा नक्षत्र के वरुण,
पूर्वा भाद्रपद के अजैकपाद, उत्तरा भाद्रपद के अहिर्बुधन्य और रेवती नक्षत्र के पूषा। इस तरह से ये जो जिनको देवों की मान्यता है, ये विशेष रूप से देव या उससे मिलते जुलते ये इन नक्षत्रों के स्वामी हैं। जैसे हमने तिथि ज्ञान में शुभ और अशुभत्व का ज्ञान आपको कराया था, इसी तरह से नक्षत्रों में भी शुभ और अशुभत्व पाया जाता है। एक तो नक्षत्र के स्वामी के अनुसार होता है, जिसके स्वामी शुभ हैं, श्रेष्ठ हैं, वो नक्षत्र अच्छा माना जाता है, और जिसके स्वामी अशुभ हैं वे नक्षत्र अशुभ माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष संज्ञाएं नक्षत्र में पाई जाती हैं। एक तो पंचक संज्ञा पाई जाती है। आप लोगों ने व्यवहार में, लोकाचार में ऐसा सुना होगा, कई लोग विशेष अवसरों पर कोई कार्य करना है, शुभ कार्य करना है, तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि अभी पंचकें लगी हैं। तो ये पंचकें क्या कहलाती हैं, ये बात आप समझ लें। पंचक का अर्थ होता है ये जो 27 नक्षत्र हैं, अभी हमने आपको नाम पढ़ के सुनाए हैं, स्वामी भी बताए हैं, आपने याद भी किए हैं पूर्व में। तो इन 27 नक्षत्रों का क्रम है, इसी क्रम में ये चलते हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा आदि, ये क्रम अंत में रेवती तक जाता है। तो अंत के जो 5 नक्षत्र हैं, निष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये अंत के 5 नक्षत्रों का समय, यानी 5 दिन का समय। तो इन 5 नक्षत्रों का काल जो रहता है उसे पंचक कहते हैं। और पंचक विशेष रूप से कुछ कार्यों में वर्जित माना गया है पंचक का 5 दिन का समय। और अगर विशेष आवश्यकता है, कार्य करना है, तो उनके उपचार बताए गए हैं ज्योतिष ग्रंथों में। तो भी उपचार करके फिर उस कार्य को हम संपन्न करें तो वह कार्य में जो अशुभत्व है वो दूर हो जाता है। ऐसे प्राय ज्योतिष में सभी अशुभत्व का निराकरण किया गया है। तो क्या कार्य करने से किस चीज का अशुभत्व दूर हो जाता है, इस प्रकार का वर्णन आप बीच बीच में आएगा तो हम आपको बताते जाएंगे, तो उसे आप समझते जाएंगे और याद भी रखेंगे, जिससे आप तत्काल किसी को कोई आपके पास पूछने आया या आपको स्वयं जरूरत है तो आपको नोट्स या पुस्तक नहीं देखना पड़े, आप बता दें। शुरू में तो आपको देखना पड़ेगा, तो आप नोट्स बना रहे हैं उससे आप देख लेंगे, लेकिन उपयोग करते करते भी याद हो जाता है और थोड़ा प्रयास करके भी याद करना रहता है। अब दूसरी संज्ञा नक्षत्रों में हम आपको बता रहे हैं, मूल संज्ञा नक्षत्रों की होती है। और ये मूल संज्ञा, जैसे अभी हमने आपको नक्षत्रों के नाम जब सुनाए तो 9 नक्षत्र के बाद हमने कहा ये एक भाग हो गया, माने ऐसे 3 भाग में बांटे हैं 27 नक्षत्रों को। तो ये जो भाग हमने किए हैं, जहाँ नक्षत्र और राशि एक साथ परिवर्तित होती है, आप देखें, थोड़ा हिसाब लगा के देखें, जैसे 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। 2.25 नक्षत्र से मतलब क्या हुआ, एक नक्षत्र अश्विनी को हम ले लें प्रारंभ में, तो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृत्तिका का 1 चरण, ठीक है। हर नक्षत्र के 4-4 चरण हैं। तो अश्विनी के 4, चू, चे, चोला, ठीक है। उसके बाद भरणी के ली, लू, ले, लो, और कृत्तिका के आई, उबा। तो ये 4, 4, 8 और 1, 9, हमने 9 चरण ले लिए। 9 चरण का मतलब ये हो गए 2.25 नक्षत्र, माने 2 नक्षत्र के 4-4, 8 चरण और तीसरे कृत्तिका का 1 चरण। तो 2.25 नक्षत्र की एक राशि हो गई, इसे मेष राशि कहेंगे। तो मेष राशि का मतलब हो गया ये 9 चरण, माने चू, चे, चोला, ली, लू, ले, लो, आ। तो ये 9 अक्षर से जिनके नाम शुरू होते हैं वे मेष राशि वाले कहलाएंगे। और अब ऐसे ही हम आगे बढ़े तो यहाँ पर अब कृत्तिका का दूसरा चरण लगेगा, तो वहां से वृष राशि शुरू हो जाएगी। तो वृष राशि में कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण।
माने ई उ ए तक दूसरी राशि। फिर तीसरी राशि की बात करें तो मिथुन राशि। तो मिथुन राशि शुरू हो गई वृक्ष के, तो तीसरा ऐसे 2 चरण ताकि और के 4 और पुनर्वसु के 3 चरण के को हा, इस तरह 9 चरण हो गए। तो मिथुन राशि पूर्ण हो गई। और पुनर्वसु का अंतिम चरण, पुनर्वसु का अंतिम चरण ही, और पुष्य नक्षत्र का हु हे हो डा, और अश्लेषा का डी डू डे डो, ये 9 चरण। तो राशि बन गई कर्क। अब यहाँ पर अश्लेषा नक्षत्र पूर्ण हुआ 4 चरण, और साथ में कर्क राशि भी पूरी हुई। ऐसा इसके पहले नहीं हुआ था। मेष में नहीं हुआ, वृष में नहीं हुआ, मिथुन में नहीं हुआ, केवल कर्क में हुआ है। तो ये 9 चरण के बाद में, 9 नक्षत्र के बाद में ये अश्लेषा नक्षत्र, और फिर प्रारंभ हुआ मघा नक्षत्र से। तो अश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र, इनको मूल संज्ञा कहेंगे। माने यहाँ राशि पूर्ण होती है और यहाँ राशि शुरू होती है। ऐसे ही दूसरे भाग में हम देखें, ज्येष्ठा 18वां नक्षत्र है, तो ज्येष्ठा और यहाँ 8वीं राशि पूर्ण हो जाती है, और मूल नक्षत्र पे 9वीं राशि शुरू होती है। तो ज्येष्ठा और मूल, इसी तरह से अंतिम नक्षत्र रेवती पर 12वीं राशि पूर्ण हो जाती है। और पहले नक्षत्र पे ये अनम्यूट कर लें, सॉरी म्यूट कर लें, इसकी आवाज आ रही है। तो रेवती नक्षत्र पे 12वीं राशि पूर्ण हो जाती है, और अश्विनी नक्षत्र से पहली राशि शुरू होती है। तो रेवती और अश्विनी, इस तरह से ये संधि वाले नक्षत्र जोड़ वाले कहलाते हैं। इनको मूल संज्ञा प्राप्त है और मूल का विशेष प्रभाव रहता है। और इनमें से जैसे मूल नक्षत्र में किसी का जन्म होता है या कोई कार्य प्रारंभ होता है तो अशुभ माना जाता है, और मूल नक्षत्र में जन्म होने वालों के वही नक्षत्र 27 दिन बाद फिर से जब आता है तो उसी नक्षत्र में उसकी शांति विधान करने का विशेष प्रयोजन है। तो शांति विधान कर लेने से उसका जो अशुभत्व है वह दूर हो जाता है। कुछ विशेष संज्ञा भी इसमें मूल नक्षत्रों में है, जो मूल संज्ञक हैं उनमें। जैसे मूल तो नक्षत्र का नाम भी है, और इन 6 नक्षत्रों की मूल संज्ञा है। संज्ञा माने मूल कहलाते हैं 6 नक्षत्र। इनमें से ज्येष्ठा और मूल, ये 2 नक्षत्र गंडांत मूल कहलाते हैं। इनकी विशेष संज्ञा है गंडांत मूल, जिसको बड़े मूल हैं ऐसा भी कहते हैं बोलचाल में। और अश्लेषा नक्षत्र सर्प मूल कहलाता है। और अन्य जो 3 और हैं, रेवती, अश्विनी, मघा, ये सामान्य रूप से मूल संज्ञक कहलाते हैं। कुछ जैसे तिथियों में हमने दग्ध तिथियां आपको बताई थी, ऐसे नक्षत्रों में भी दग्ध नक्षत्र होते हैं जो शुभ कार्य में वर्जित हैं। जब आप कोई मुहूर्त वगैरह देखेंगे, कोई शुभ कार्य करना है, तो ये नक्षत्र दग्ध होते हैं वार और नक्षत्र के योग से। जैसे रविवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को उत्तराषाढ़ा, बुधवार को घनिष्ठा, गुरुवार को उत्तरा फाल्गुनी, शुक्रवार को ज्येष्ठा और शनिवार को रेवती। ये शुभ कार्य में वर्जित हैं, दग्ध नक्षत्र कहलाते हैं। जैसे दग्ध माने अग्नि से संबंधित है, अग्नि में कोई चीज जलती है तो उसको दग्ध कहते हैं। तो इनमें कोई कार्य शुभ करें तो वह नष्ट हो जाता है, माने सिद्ध नहीं होता है, उस कार्य में सफलता संदिग्ध रहती है। इसी तरह से कुछ नक्षत्र, जैसे तिथि में आपने जाना था किस माह में कौन सी तिथि शून्य संज्ञक होती है, ऐसे ही नक्षत्र भी अलग अलग माह में कोई कोई नक्षत्र शून्य संज्ञक कहलाते हैं। ये भी शुभ कार्य में वर्जित रहते हैं। अगर कोई शुभ कार्य करें इन नक्षत्रों में उस माह विशेष में तो उसमें सफलता संदिग्ध रहती है। चैत्र से हम शुरू करते हैं।
तो चैत्र माह में रोहिणी और अश्विनी, वैशाख माह में चित्रा और स्वाति, ज्येष्ठ माह में उत्तराषाढ़ा और पुष्य, आषाढ़ में पूर्वा फाल्गुनी और घनिष्ठा, श्रावण मास में उत्तराषाढ़ा और श्रवण, भाद्रपद में शतभिषा और रेवती, आश्विन जो भी वर्तमान में चल रहा है इसमें पूर्वा भाद्रपद, कार्तिक मास में कृत्तिका और मघा, मार्गशीर्ष में चित्रा और विशाखा, पौष मास में आर्द्रा, अश्विनी और हस्त, माघ माह में श्रवण और मूल, और फाल्गुन मास में भरणी और ज्येष्ठा। ये मास शून्य नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में कार्य कोई करें तो सफलता संदिग्ध रहती है। और भी संज्ञाएं हैं नक्षत्रों की, जैसे ध्रुव कहलाते हैं तीनों, उत्तरा और रोहिणी। ये संज्ञाएं आप जानेंगे, इससे लाभ क्या होगा। जैसे जो मुहूर्त निकालने के ग्रंथ आप देखेंगे, मुहूर्त चिंतामणि या अन्य मुहूर्त सागर वगैरह, तो उसमें इस तरह दिया रहता है कि ये कार्य ध्रुव नक्षत्र में करें। तो आप ध्रुव नक्षत्र आप देखेंगे तो 27 नक्षत्रों में ध्रुव तो कहीं लिखा नहीं है, तो ये विशेष संज्ञाएं हैं। किसी में लिखा होगा कि ये कार्य मृदु नक्षत्र में करें तो शुभ होगा, तो मृदु नक्षत्र कौन सा है ये तो लिखा नहीं है 27 में नक्षत्र, तो ये विशेष संज्ञाएं हैं। तो ध्रुव संज्ञा होती है तीनों उत्तरा और रोहिणी। जल संज्ञा वाले नक्षत्र हैं स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, घनिष्ठा और उग्र संज्ञा वाले कहलाते हैं तीनों पूर्वा, मघा और भरणी। मिश्र संज्ञा होती है विशाखा और कृत्तिका। लघु या क्षिप्र संज्ञा कहलाते हैं हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजित। मृदु या मैत्र कहलाते हैं मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा। तीक्ष्ण, देखो आवाज किसी की आ रही है, प्लीज म्यूट कर लें। तीक्ष्ण संज्ञा कहलाते हैं मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा और अश्लेषा। अधोमुख संज्ञक कहलाते हैं मूल, अश्लेषा, विशाखा, मघा, कृत्तिका, तीनों पूर्वा और भरणी। देखो अधोमुख का मतलब नीचे, नीचे की ओर मुख होता है नक्षत्रों का। तो इन अधोमुख नक्षत्रों में जैसे कुआं खोदना है या नींव वगैरह खोदना है, जमीन में खुदाई करना है, तो ये कार्य अधोमुख नक्षत्रों में शुभ होते हैं। ऊर्ध्वमुख कहलाते हैं ऊपर हमें जाना है, उड़ना है कोई, या ऊपर मंजिल वगैरह पे जाना है, कोई कार्य होना है, तो ऊर्ध्वमुख नक्षत्रों में। और ऊर्ध्वमुख होते हैं आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा। और त्रियंगमुख कहलाते हैं अनुराधा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, ज्येष्ठा और अश्विनी। इस तरह से ये विशेष संज्ञाएं हैं नक्षत्रों की। क्लास का टाइम पूर्ण होने को है, समय हो गया है, तो नक्षत्र की बात यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं और इसके आगे बार के संबंध में हम जानेंगे। तो अभी समय नहीं है, अगली कक्षा में हम 7 बार किस प्रकार से शुभाशुभत्व उनका और कैसे इनका शुभारंभ हुआ, गणना, ये सारी बात हम जानेंगे। अभी आपकी ओर से कोई को बोलना है तो थोड़ा सा समय है, आप अपनी बात कह सकते हैं। भाई साहब जय जिनेंद्र, अनम्यूट होकर के बोल सकते हैं। भाई साहब जय जिनेंद्र, प्रकाश जैन बोल रहा हूँ। हाँ प्रकाश जी बोलिए। हाँ भाई साहब, आज ये पहला अवसर मिला है कि पूर्ण क्लास हम सुन पाए हैं और ये बहुत ही अच्छा लगा हमें। बहुत सुंदर। और एक्चुअली क्या है, सुबह से मेरा थोड़ा सा ऑफिस वगैरह का समय टाइम नहीं हो पाता मैच, लेकिन करेंगे अब। लेकिन ये बहुत अच्छा आपका जो मार्गदर्शन मिल रहा है, ऐसा मार्गदर्शन और कोई नहीं दे सकता है। एक एक चीज आप क्लियर बता रहे हैं और ये हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की हम बात है। प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें और इसीलिए हम प्रयास करके रिकॉर्ड यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं कि जो लोग जैसे आपको कभी समय मिलता कभी नहीं मिलता है, तो आप यूट्यूब पे उस रिकॉर्डिंग को सुन सकें और बार बार सुन सकें, इसलिए हमेशा आपके पास उपलब्ध रहेगा। और जो लोग क्लास में नहीं जुड़े हैं वे लोग भी यूट्यूब पे तो पूरा यूनिवर्सल सारी दुनिया में कोई भी देख सुन सकता है, तो उनके लिए भी अनेक लोगों के लिए लाभ इससे मिले, ऐसी हमारी भाव है। भाई साहब एक चीज पूछ रहा था।
दूसरों का भी भला कर सकें। जी जी जी। जी। मैं एक बात पूछा था भाई साहब, कोई ऐसी सरल भाषा में कोई ये प्रारंभिक ज्ञान के लिए कोई यदि पुस्तक है तो कृपया कर उसका सजेशन दें जिससे हम लोग वो परचेज कर सकें, अपने पास रख सकें। प्रकाश जी, एक पुस्तक तो ये भारतीय ज्योतिष का पीडीएफ है, इस पे डाला हुआ है अपने ग्रुप में, भारतीय ज्योतिष जी ग्रुप जी में। तो उसको आप जी पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छा दिया है ये पूरे पंचांग का और जन्मपत्री निर्माण का और जी उसके जी फल देखने का।